तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है कि पैसे के मामले में सफलता आपकी होशियारी से उतनी नहीं जुड़ी है जितना आपके व्यवहार से। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये व्यवहार सिखाना बहुत मुश्किल काम है, यहाँ तक कि बहुत होशियार लोगों को भी। हाँ। किताब की शुरुआत ही दो ऐसी कहानियों से होती हैं जो इस पॉइंट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं। वो टेक जीनियस और चौकीदार वाली कहानी है ना? हाँ, एक तरफ एक जीनियस टेक एग्जीक्यूटिव है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा चौकीदार। वो टेक एग्जीक्यूटिव वाली कहानी तो मतलब दिमाग हिला देती है। बंदा सच में जीनियस था, कम उम्र में ही उसने पैटर्न बना लिए थी, लाखों डॉलर कमाए उसने। लाखों कमाए, लेकिन पैसे को लेकर उसका जो रवैया था वो बिल्कुल बच्चों जैसा था। 100-100 डॉलर के नोट लेके घूमना, दोस्तों पर उड़ाना। और हद तो तब हो गई जब उसने मजे मजे में हजारों डॉलर्स के सोने के सिक्के समुद्र में फेंक दिए। और नतीजा कंगाल हो गया पूरी तरह से। अब इसकी तुलना कीजिए रोनाल्ड रीड से। वॉरमोंट में एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। एक बेहद साधारण जिंदगी, किसी को मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। बिल्कुल। और जब 2014 में 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो सब हैरान रह गए। उनके नाम पर $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। $8 मिलियन। और ये कोई लॉटरी नहीं थी। नहीं नहीं, उन्होंने बस अपनी छोटी छोटी बचत को ब्लू चिप शेयरों में लगाया। यानी देश की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद कंपनियों में। और फिर दशकों तक इंतजार किया। बस। तो एक जीनियस जो दिवालिया हो गया और एक चौकीदार जो करोड़पति बन गया। ये दो कहानियां ही इस किताब की नींव है कि पैसे का खेल दिमाग का नहीं, व्यवहार का है। एग्जैक्टली। तो चलिए पैसे से जुड़े इसी मनोविज्ञान की कुछ और दिलचस्प परतों को खोलते हैं। किताब का जो पहला आइडिया मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि पैसे को लेकर कोई भी पागल नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि हम तो रोज लोगों को पैसे से जुड़े बेवकूफी भरे फैसले लेते देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, उन लोगों के लिए वो फैसले बेवकूफी भरे नहीं थे। अच्छा। वे उनके अपने अनुभवों के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल थे, तर्कसंगत थे। किताब में एक शानदार लाइन है, किसी का भी पैसे के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% है। हाँ। लेकिन ये उनके सोचने के तरीके का 80% हिस्सा बन जाता है कि दुनिया कैसे काम करती है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि उस तरह देखते हैं जैसे हमारे अनुभव रहे हैं। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्टॉक मार्केट है। सोचिए, एक इंसान जो 1970 में पैदा हुआ, ठीक है। उसने अपनी टीनेज और 20s में S&P 500 इंडेक्स को लगभग 10 गुना बढ़ते देखा। अरे वाह। उसके लिए शेयर बाजार क्या है? पैसा बनाने की एक जादुई मशीन। उसका मानना होगा कि बाजार में पैसा लगाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और इसके ठीक उलट जो इंसान मान लीजिए 1950 में पैदा हुआ होगा, उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उसने अपनी टीनेज और 20s में बाजार को लगभग फ्लैट देखा, स्थिर। कोई रिटर्न। अगर आप महंगाई को भी जोड़ लें तो असल में कोई रिटर्न ही नहीं था। उसके लिए शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पैसा फंस जाता है। तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। कोई नहीं। दोनों के अनुभव अलग हैं और उन अनुभवों के आधार पर उनके फैसले भी अलग हैं, लेकिन अपने अपने नजरिए से दोनों ही सही सोच रहे हैं। और ये बात सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं है ना। किताब हमें याद दिलाती है कि रिटायरमेंट या 401k जैसी चीजें कितनी नई है। बहुत नहीं है। कुछ पीढ़ियों पहले तक तो लोग मरते दम तक काम करते थे। तो हम सब एक तरह से इस खेल में नए खिलाड़ी हैं। सही कहा। हम सब बिना किसी लंबे ऐतिहासिक अनुभव के सीख रहे हैं। इसीलिए जब कोई गरीब इंसान लॉटरी का टिकट खरीदता है तो अमीर इंसान उसे पैसे की बर्बादी कह सकता है। हाँ, ये होता है। लेकिन उस गरीब इंसान के लिए वो टिकट एक छोटी सी कीमत पर मिलने वाली उम्मीद है। एक ऐसी उम्मीद जो शायद उसे किसी और तरह से ना मिले। उसके अनुभव के दायरे में ये एक तर्कसंगत फैसला हो सकता है। तो अगर हर किसी का अनुभव अलग है तो इसका मतलब है कि पैसे कमाने का अनुभव भी पैसे को बनाए रखने के अनुभव से बहुत अलग होगा। हाँ। और किताब इस पर एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। हाँ। अमीर बनना और अमीर बने रहना। हाँ, और ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। कैसे? देखिए, अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। सही है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके ठीक उल्टे गुणों की जरूरत होती है। इसके लिए विनम्रता चाहिए और थोड़ा सा डर भी। डर।
हाँ, ये डर कि जो आपने बनाया है वो उतनी ही तेजी से छिन भी सकता है। ये मानना कि जो किस्मत आपको अमीर बना सकती है वही आपको बर्बाद भी कर सकती है। ये अमीर बने रहने वाली बात जेसी लिवरमोर की कहानी से एकदम साफ हो जाती है। वो कहानी तो मतलब अविश्वसनीय है। बिल्कुल। वो अपने समय के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर माने जाते थे। 1929 में जब अमेरिका में महामंदी आई और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, सब बर्बाद हो रहे थे। सब बर्बाद हो रहे थे। लेकिन लिवरमोर ने बाजार के गिरने पर दांव लगाया था। कहते हैं कि एक ही दिन में उन्होंने आज के हिसाब से $3 बिलियन से ज्यादा कमाए थे। $3 बिलियन एक दिन में? हाँ, वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाए। नहीं, उनमें अमीर बनने वाला गुण तो था, लेकिन अमीर बने रहने वाला नहीं। वो अति आत्मविश्वासी हो गए। एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। उन्होंने और बड़े और ज्यादा जोखिम भरे दांव लगाने शुरू कर दिए और अंत में सब कुछ गवा दिया। तो फिर अमीर बने रहने का राज क्या है? किताब कहती है सर्वाइवल, मतलब बस टिके रहना। और इसके लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है। हाँ, उनकी सफलता का राज सिर्फ ये नहीं है कि वो एक महान निवेशक है, बल्कि ये है कि वो 10 साल की उम्र से लगातार एक महान निवेशक रहे हैं। राइट। वो कंसिस्टेंसी, यही सबसे जरूरी बात है। उनकी लंबी उम्र और बाजार में टिके रहने की क्षमता ने ही कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका दिया। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। आपको बस इतना करना है कि आप ऐसे रिस्क न लें जो आपको खेल से पूरी तरह बाहर कर दें। एक बड़ा नुकसान आपको उस दौड़ से ही बाहर कर सकता है जहां छोटे छोटे फायदे मिलकर एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आपने कंपाउंडिंग का जिक्र किया। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनते तो बहुत है, पर शायद मतलब पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। सही कहा। किताब कहती है कि हमारा दिमाग सीधी रेखा में मतलब लीनियर सोचने का आदी है, खातांकीय रूप से नहीं। हाँ बिल्कुल। और कंपाउंडिंग का जादू सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है। अच्छा। जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है। शुरुआत में वो बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। आपको लगता है कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता जाता है वो और बर्फ लपेटता जाता है और उसकी रफ्तार और आकार दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। अंत तक आते आते वो एक विशाल बर्फीला गोला बन जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता है। वॉरेन बफेट वाला आंकड़ा तो दिमाग हिला देता है। उनकी $84.5 बिलियन की कुल संपत्ति में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। सोचिए, मतलब उनकी असली दौलत तो बुढ़ापे में बनी, जब वो कंपाउंडिंग का स्नोबॉल वाकई में बहुत बड़ा हो चुका था। इससे यही पता चलता है कि अच्छा निवेश सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न पाने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये ठीक ठाक रिटर्न पाने के बारे में है, जिसे आप बिना रोके, बिना खेल से बाहर हुए सबसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए ईंधन नहीं, समय चाहिए, और उस समय को देने के लिए आपको बाजार में टिके रहना होगा। ठीक है, तो ये समझ आता है कि टिके रहना और कंपाउंडिंग जरूरी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? आखिरकार पैसे का असली लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ बैंक में एक बड़ा नंबर देखना? ये किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है मेरे हिसाब से। बताइए। हाउजर का तर्क है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा, उसका असली लाभांश, वो महंगी कारें या घड़ियां नहीं है। तो फिर क्या है? पैसे की सबसे बड़ी ताकत है अपनी जिंदगी और अपने वक्त पर कंट्रोल पाना। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल? हाँ, मिशिगन विश्वविद्यालय के एक साइकोलॉजिस्ट थे, एंगस कैंपबेल। उन्होंने सालों तक रिसर्च करके ये पता लगाया कि खुशी का सबसे बड़ा कारण क्या है। और क्या निकला? ये वाकई अनमोल है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम करना बंद कर देना है, नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं। मतलब ये कि अगर आप सुबह उठे और आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो आप बिना किसी आर्थिक तनाव के छुट्टी ले सके, या अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको मजबूरी में पहली नौकरी ना पकड़नी पड़े। हाँ, आप एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर सके। ये छोटी छोटी आजादी ही पैसे की असली दौलत है। इसी से जुड़ा वो मैन इन द कार पैराडॉक्स का आइडिया भी बहुत मजेदार है। हाँ, वो तो कमाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक महंगी फरारी चलाने वाले इंसान की सब कितनी इज्जत करते होंगे, लेकिन किताब कहती है कि जब हम सड़क पर एक फरारी देखते हैं तो हम ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते, हम उस कार को देखते हैं और कल्पना करते हैं कि अगर हम उस कार में होते तो लोग हमारी कितनी इज्जत करते। ये तो एक बहुत बड़ा जाल है। बहुत बड़ा। लोग अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों पे खर्च कर देते हैं जो उन्हें लगता है कि दूसरों को इम्प्रेस करेंगी, लेकिन असल में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता। लोग सिर्फ चीज को देखते हैं, इंसान को नहीं। तो फिर सच्ची दौलत क्या है? अगर वो महंगी कार नहीं है तो फिर क्या है? सच्ची दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं देती? हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार विचार है। दौलत वो महंगी कार नहीं है जो खरीद ली गई है। दौलत वो पैसा है जो बैंक में है, जो शेयरों में लगा है, जिसे खर्च नहीं किया गया।
अच्छा। दौलत वो बिना खरीदी गई कारें हैं, वो बिना पहने गए हीरे हैं। ये भविष्य के विकल्पों के लिए, भविष्य की आजादी के लिए रखी गई वित्तीय संपत्ति है। जिसे हम दौलत समझते हैं वो असल में सिर्फ खर्चा होता है। बिल्कुल, जब हम किसी को महंगी चीजों के साथ देखते हैं तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि उनके पास अब उतना पैसा नहीं है जितना वो चीज खरीदने से पहले था। हम उनकी असली दौलत नहीं देख सकते। क्योंकि असली दौलत छिपी हुई होती है। हाँ, वो आपको भविष्य में विकल्प देती है, सुरक्षा देती है और सबसे बढ़कर आजादी देती है। और लोग अक्सर सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और उन्हें लगता है कि महंगी चीजें इसे दिलाएंगी। लेकिन हाउसल कहते हैं कि विनम्रता, दयालुता और सहानुभूति आपको दूसरों से ज्यादा सम्मान दिलाएगी, किसी महंगी कार से कहीं ज्यादा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख ये है कि पैसे के साथ सफलता एक हार्ड स्किल से ज्यादा एक सॉफ्ट स्किल है। आपका व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, आप कैसे व्यवहार करते हैं ये इस बात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या जानते हैं। ये स्प्रेडशीट और फॉर्मूलों का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। ये अपने व्यक्तिगत अनुभवों के असर को समझने, अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के फर्क को जानने और ये महसूस करने के बारे में है कि पैसे का असली लक्ष्य अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण हासिल करना है। और इसके लिए विनम्रता, बचत करने की आदत और लंबा इंतजार करने का धैर्य चाहिए। ये गुण किसी भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल से ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये जानना कि आपके लिए कितना काफी है। हाँ, लालच में ना पड़ना और दूसरों को दिखाने के लिए खर्च ना करना, यही असली खेल है। और ये सब हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर सच्ची दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती, वो बचत, वो निवेश, वो आजादी, तो आज ऐसा कौन सा छोटा या अदृश्य फैसला लिया जा सकता है जिसका 20 साल बाद हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा और सकारात्मक असर होगा?